हेलो साथियों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारियों में अच्छे तरीके से जुटे हुए हो। उसी आशा और विश्वास के साथ आज के इस इंफॉर्मेटिव सेशन में सभी साथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। चर्चा करेंगे एक और महत्वपूर्ण एमसीक्यू सीरीज में जो आपके एग्जाम में बहुत ही खास होने वाले हैं, क्योंकि आज के सेशन में क्वेश्चन जरूर अपन थोड़े से लेके आते हैं, लेकिन उसकी डिस्क्रिप्टिव चर्चा करते हैं और साथ में आपको स्वयं को भी चेक करने का मौका मिल जाता है कि भाई आपकी तैयारी कैसी चल रही है। क्योंकि आपकी तैयारी है वो अब वो समय आ गया है जिसका मूल्यांकन किया जा सकता है, क्योंकि बहुत ही कम समय बचा, क्योंकि मई चल रहा है और जून का अंतिम सप्ताह और जुलाई का जो पहला सप्ताह है उसमें आपकी संभावित एग्जाम है वो डेट मान के चल रहे हैं। क्योंकि अभी तक ऐसा कोई भी क्लू नहीं मिल रहा है जिससे ये लगे कि भाई एग्जाम की डेट है वो आगे बढ़ सकती है। तो लगभग अपने को वही तैयारी उसी हिसाब से करनी है कि जून लास्ट और जुलाई फर्स्ट में अपनी एग्जाम में होगी। अगर डेट बढ़ती है तो कोई दिक्कत नहीं है, डेट एक ही कंडीशन में बढ़ेगी जब पोस्ट बढ़ेगी। तो ये अपने लिए बेनिफिट होगा कि जब पोस्ट बढ़ेगी तो डेट बढ़ेगी तो हमें तैयारी करने का और मौका मिल जाएगा। लेकिन मैं कह दूं कि भाई कॉमर्स वालों के लिए अगर पोस्ट बढ़ती है तो सोने पे सुहागा, लेकिन नहीं भी बढ़ती है तो भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 340 पोस्ट है वो कम नहीं होती है। अपने को तो सिर्फ एक सीट है उसकी आवश्यकता होती है। तो ठीक है, समझ गए होंगे। और जो भी साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में सेशन को शेयर कर दे, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, जिसका कोई भी चार्ज है वो आपका नहीं लगता है। आप फ्री में ये काम कर सकते हो। ठीक है, तो अब आज के सेशन को अपन स्टार्ट करेंगे और कुछ और महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उस पर अपन चर्चा करते हुए आज के इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है साथियों, तो कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज जो आपने लगभग पढ़े हैं और आज के सेशन में पढ़ने वाले। देखो ये है आपके सामने पहला क्वेश्चन। क्या है कि भाई ऋण पत्रों, क्या कह रखा है कि भाई ऋण पत्रों के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम स्थानांतरित किया जाता है ना। आपने ऋण पत्रों का निर्गमन किया है और उस पे जो आपने प्रीमियम प्राप्त किया है ना, जिसको अपन क्या कहते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम कहते हैं। ये चीज आपने पढ़ ली होगी। अपन अंशों का दो तरीके से निर्गमन कर सकते हैं, एक सममूल्य पे और एक प्रीमियम पे, जबकि ऋण पत्रों का अपन तीन तरीके से निर्गमन कर सकते हैं, सममूल्य पे, प्रीमियम पे और बट्टे पे। तीनों तरीके से इसका निर्गमन किया जा सकता है। तो अब अपने को बताना है जो आपने जब ऋण पत्रों का निर्गमन किया है और उस पे आपने जो सिक्योरिटी प्रीमियम प्राप्त किया है उसे कौन से खाते में आप ट्रांसफर करोगे। आपके कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करोगे या जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करोगे या पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करोगे या इनमें से कोई नहीं। बताओ, देखिए आपका आंसर क्या होना चाहिए, कौन से खाते में आप इसको ट्रांसफर करोगे। तो ऋण पत्रों के निर्गमन पे प्रीमियम हो और चाहे अंशों के निर्गमन पर प्रीमियम हो, दोनों को ही अपने को कौन से खाते में, पूंजी खाते में, यानी जो आपका कैपिटल रिजर्व अकाउंट है, कैपिटल रिजर्व अकाउंट है उसमें अपने को ट्रांसफर करना होता है। ठीक है, ठीक है। अब ये प्रीमियम है ना, ये प्रीमियम बड़ा ही खास होता है। इस प्रीमियम के कई तरीके के उपयोग होते हैं। देखो ये जो आपका प्रतिभूति प्रीमियम होता है, प्रतिभूति प्रीमियम है ना, ये आपकी जो कंपनी अधिनियम 2013 की जो धारा 52 है, 52(1) के तहत पर तो आपका प्रतिभूति प्रीमियम है वो प्राप्त किया जाता है। क्या किया जाता है, जो आपकी कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 52(1) है उसमें आपका प्रतिभूति प्रीमियम प्राप्त किया जाता है। और 2013 की धारा जो 52(2) है उसमें इसका यानी आपका जो प्रीमियम है उसका क्या कहता है, उपयोग किया जाता है, प्रीमियम का उपयोग किया जाता है। तो 52(1) में तो प्रीमियम प्राप्त करने की कंडीशन है और 52(2) में प्रतिभूति प्रीमियम का उपयोग है। अब इस प्रतिभूति प्रीमियम का उपयोग अपन कई तरीके से कर सकते हैं, है ना।
कई तरीके से इसके प्रतिभूति प्रीमियम का अपन उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले भाई अपने जो पूर्ण प्रदत्त बोनस अंश निर्गमन में, जो आपके फुली पेड अप होते हैं, पूर्ण प्रदत्त बोनस अंशों को निर्गमन करने में आप प्रतिभूति प्रीमियम की राशि का उपयोग कर सकते हैं। प्रतिभूति प्रीमियम आपके लिए एक तरीके से आय होता है। क्यों होता है? ये जब कोई कंपनी अच्छी कंडीशन में होती है, जिसका टर्नओवर बढ़िया होता है, तो वो कंपनी अपने अंशों पर प्रीमियम वसूल करती है, तो वो एक आय हो जाती है। और इस प्रीमियम का उपयोग है कुल मिलाकर जो 4-5 पॉइंट बताए गए वही काम में ले सकते हैं, बाकी इसका काम में नहीं लिया जाता। तो पूर्ण प्रदत्त बोनस अंशों में निर्गमन में दूसरा आपका यहां पर हो सकता है जो आपके प्रारंभिक व्यय होते हैं ना, प्रारंभिक व्यय का आलेखन आप कर सकते हो। जो आपके प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं उसको आप राइट ऑफ है वो इस सिक्योरिटी प्रीमियम से कर सकते हो। ठीक है। तीसरा, अंशों के निर्गमन, है ना, अंशों का आपने निर्गमन किया है, अंशों के निर्गमन वे या जो अपना ऋण पत्र होते हैं, ऋण पत्रों पर दिए गए बट्टे अंशों के निर्गमन में, इसको अपन प्रतिभूति प्रीमियम से राइट ऑफ कर सकते हैं। ऋण पत्रों के निर्गमन पर कोई बट्टा दिया गया है उसको अपन राइट ऑफ कर सकते हैं, है ना। दिए गए बट्टे को अपलिखित करना, ठीक है, इसको अपलिखित कर सकते हैं। चौथा, और इसका उपयोग कहां कर सकते हैं? और उपयोग, है ना, शोधनीय पूर्वाधिकारांश, जो आपके शोधनीय पूर्वाधिकारांश या ऋण पत्रों पर आपका कोई शोधन पर एक्सपेंसेस हुआ है, ऋण पत्रों पर शोधन का प्रीमियम, उसको भी अपन यहां से राइट ऑफ कर सकते हैं। और पांचवा आता है पांचवा कौन सा आएगा? पांचवा आएगा आपका स्वयं के अंशों का क्रय, स्वयं के अंशों का क्रय है वो आप कर सकते हो। तो ये 5 पॉइंट है वो अपने को ध्यान में रखने हैं, है ना। तो वहां पर इन संचयों का, यानी जो आपका प्रीमियम है उसका आप उपयोग कर सकते हो। ठीक है, बढ़े आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने, यह है अगला क्वेश्चन। क्या है कि ऋण पत्रों के निर्गमन पर बट्टा खाते को चिट्ठे में किस प्रकार दिखाया जाता है? यानी ये होता है आपका ऋण पत्रों के निर्गमन, यानी डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। ठीक है, क्या होता है कि ऋण पत्रों के निर्गमन पर बट्टा खाते को चिट्ठे में किस पक्ष में दिखाया जाता है ना। तो देखो इसमें आपको दायित्व पक्ष में दिखाना है, या संपत्ति पक्ष में चालू संपत्ति शीर्षक में, या संपत्ति पक्ष में विविध व्यय शीर्षक में, या दायित्व पक्ष में संचय और आधिक्य में। देखो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है, ये आपका जो कृत्रिम संपत्ति होती है
कृत्रिम संपत्ति होती है वो होती है, ये फिक्टिव असेट्स का काम करती है। आपका डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज है, ये सारे के सारे आपकी कृत्रिम संपत्ति होती है। कंपनी अधिनियम जो आपका 1956 था, है ना, कंपनी अधिनियम 1956 में या उसके बाद, है ना, इसको दिखाने का अलग तरीका था। लेकिन कंपनी अधिनियम 2013 आने के बाद इसका जो दिखाने का पैटर्न है वो थोड़ा चेंज हो गया। इनको टोटल में शामिल नहीं किया जाता, यानी इनको नोट्स टू अकाउंट या एक फुटनोट के रूप में दिखाया जाता है। तो अपने को दोनों चीज ध्यान में रखनी है। अगर नॉर्मली ये पूछता है तो अपने को ध्यान में रखना है कि भाई संपत्ति पक्ष का माना जाएगा, ये क्या होगा, कृत्रिम संपत्ति है तो इसलिए संपत्ति पक्ष का होगा, और आपके सन्ड्री एक्सपेंसेज है उसमें ये शामिल किया जाएगा, सन्ड्री एक्सपेंसेज है उसमें शामिल होगा, उस शीर्षक में दिखाया जाएगा। लेकिन अगर ऑप्शन में आपके सामने ये नहीं है तो ये ध्यान रखना, इनको अलग से नोट्स टू अकाउंट या फुटनोट के रूप में आपकी जो बैलेंस शीट होगी उसके नीचे शो किया जाएगा, है ना। तो यहां पर ये दोनों चीज अपने को ध्यान में रखनी है, क्योंकि संपत्ति पक्ष की ये मद है और फुटनोट के रूप में दिखानी, टोटल में इसको शामिल नहीं करना। और अगर इस तरीके से हो तो ध्यान रखना संपत्ति पक्ष में आपके सन्ड्री एक्सपेंसेस होंगे, उसमें इनको शो किया जाएगा। ठीक है, समझ गए मेरी बात। बढ़े आगे, आगे देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पढ़ो, देखिए फटाफट पढ़ो। क्या है अगला क्वेश्चन, क्या है कि समर्थक ऋणाधार के रूप में ऋण पत्रों का निर्गमन करने पर कौन सा खाता खोला जाता है। यानी समर्थक ऋणाधार यानी पार्श्विक प्रतिभूति के रूप में जो किसी का सपोर्ट करते हैं, यानी किसी संपत्ति के रूप में उनको शो किया जाता है। तो वहां पर जब अपन ऋण पत्रों का निर्गमन करते हैं तो वहां पर कौन सा खाता खोला जाएगा, डिबेंचर एडजस्टमेंट अकाउंट, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, डिबेंचर एप्रोप्रिएशन अकाउंट, या इनमें से कोई नहीं। बताओ देखें, बताओ देखें इसका राइट आंसर क्या होगा। कि भाई थोड़ा सा नाम कंफ्यूज कर रहा, समर्थक ऋण आधार, है ना, जो किसी चीज को, किसी ऋण को सपोर्ट करता है तो उसके लिए कौन सा खाता खोला जाएगा और ये कौन से प्रकार का खाता होगा, है ना। तो समर्थक ऋणाधार की बात आती है तो यहां पर डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट होगा जो आपके संपत्ति पक्ष में दिखाया जाता है ना, संपत्ति पक्ष में इसको शो किया जाता है। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान में रखना, जब समर्थक ऋणाधार की बात आती है तो ये एंट्री की जाती है। और यहां पर एंट्री होती है, पहले तो एंट्री होती है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट या टू डिबेंचर, और फिर वापस भुगतान होता है तो फिर डिबेंचर अकाउंट या टू डिबेंचर सस्पेंस। इस तरीके से इसकी प्रविष्टियां चलती है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब तो डाउट नहीं है ना किसी प्रकार का। देखो डाउट नहीं रखना है, अपने को सारी चीजों को क्लियर करते हुए चलना है। इसके अलावा भी अगर आप कुछ सब्जेक्ट रिलेटेड आपके कोई टॉपिक ऐसे पेंडिंग है जो आपके कवर नहीं हुए तो उसके बारे में भी आप जरूर हमें कमेंट करके बताएं। हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपको इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सारा का सारा मटेरियल है वो उपलब्ध करवा दें। ठीक है साथियों, बढ़े आगे। आगे देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर को अपलिखित किया जाता है। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर को अपलिखित करेंगे पूंजीगत लाभों में से, आयगत लाभों में से, अंश प्रीमियम खाते से, पूंजीगत लाभ या अंश प्रीमियम खाते से। बताओ देखिए, बताओ। बताओ कौन से इसको राइट ऑफ किया जाएगा।
बताओ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर को, है ना, कौन से खाते से अपलिखित करेंगे? देखो ये हमेशा ध्यान रखना, आयगत लाभों से इसको राइट ऑफ नहीं किया जाएगा, है ना। डिस्काउंट ऑन इश्यू, अभी मैंने आपको प्रतिभूति प्रीमियम के 5 उपयोग बताए हैं, उसमें मैंने लिखा था कि अगर बट्टा है किसी भी प्रकार का, सॉरी किसी भी प्रकार का बट्टा है तो वो आपका पूंजीगत लाभों से अपलिखित होगा और साथ में अंश प्रीमियम में से क्या होगा, राइट ऑफ होगा। अब यहां पर अपने को डी में दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, क्या क्या दे रखे हैं कि मैं पूंजीगत लाभ और अंश प्रीमियम खाते दोनों से इसको राइट ऑफ है वो किया जा सकता है, तो इसका है वो आंसर क्या हो जाएगा, डी है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर को अपने पूंजीगत लाभों से या अंश प्रीमियम खाते से अपलिखित कर सकते हैं। पहले अपने को सिक्योरिटी प्रीमियम से करना है, सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है तो कैपिटल रिजर्व से इसको राइट ऑफ किया जा सकता है। ठीक है, ओके, यहां तक बढ़े आगे। आगे देखो, अगला क्या है, अंशों पर प्रब्याजी पर निर्गमित करने पर जो प्रब्याज को क्या कहते हैं, प्रतिभूति प्रीमियम की राशि का उपयोग किया जा सकता है ना। जो आपका प्रतिभूति प्रीमियम का उपयोग कहां किया जा सकता है, मैंने अभी आपको बताया था कि भाई आप प्रतिभूति प्रीमियम का उपयोग है वो कहां कहां कर सकते हो, है ना। तो पूर्ण प्रदत्त बोनस अंशों में आप उनका प्रयोग कर सकते हो, प्रारंभिक व्यय को राइट ऑफ करने के लिए उसका आप प्रयोग कर सकते हो, स्वयं के अंशों का क्रय करने के लिए आप उनका उपयोग कर सकते हो, है ना। अंशों के निर्गमन पर कोई व्यय है या आपने कोई बट्टा दिया है उसको राइट ऑफ करने के लिए आप अपलिखित कर सकते हो, और पूर्वाधिकार अंशों या ऋण पत्रों के शोधन पर जो आप प्रीमियम चुकाते हो उसको राइट ऑफ करने के लिए आप प्रब्याजी या प्रतिभूति प्रीमियम का उपयोग है वो कर सकते हो, निसंकोच उनका उपयोग कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहां पे पूछा कि भाई प्रतिभूति प्रीमियम का उपयोग कहां करोगे, तो बोनस अंशों में निर्गमन हाँ किया जा सकता है, वो लाभांश भुगतान में नहीं किया जा सकता, ऋण पत्र शोधन में नहीं किया जा सकता, ऋण पत्रों के शोधन पर दे प्रीमियम का आप उपयोग कर सकते हो, है ना। ऋण पत्रों का शोधन किया जाता है तो उस पर प्रीमियम आता है, उस प्रीमियम के लिए आप प्रतिभूति प्रीमियम का उपयोग कर सकते हो, लेकिन ऋण पत्रों का जो शोधन होता है उसमें आप उसका प्रयोग नहीं कर सकते, और इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बोनस अंश निर्गमन में। अब बताओ देखिए इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट है क्या, बताओ देखिए किसी भी विद्यार्थी को, किसी भी साथी को कोई डाउट है क्या कि भाई बोनस अंश निर्गमन में, और इसके अलावा इसके और उपयोग बता रखे हैं वो भी आपको ध्यान में रखना है। परीक्षा में ये जरूरी नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आपसे यही बात पूछे, वो इससे रिलेटेड कोई भी चीज है वो आपसे पूछ सकता है ना। तो इसलिए बोनस अंशों के निर्गमन में आप प्रतिभूति प्रीमियम का उपयोग कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बढ़े आगे बढ़े, आगे देखिए, ये देखो आपके सामने अगला क्वेश्चन है, बताओ देखिए फटाफट आंसर आना चाहिए, है ना। आपको लगना चाहिए भाई कॉमर्स की क्लासेस चल रही है ना। तो देखो ये क्या कह रहा है कि जब्त अंशों के पुनर्गठन पर लाभ को स्थानांतरित किया जाता है, लाभ हानि खाते में, पूंजी संचय खाते में, पूंजी शोधन खाते में और सामान्य संचय में, है ना। अंशों के पुनर्गठन पर लाभ, यानी अंशों का पुनर्गठन कह दो या पुनर्निर्गमन कह दो, अंशों के पुनर्निर्गमन पर लाभ होता है उसको अपने को कौन से खाते में ट्रांसफर करना है, ये अपने को ध्यान में रखना है ना। तो इसमें देखो अलग अलग प्रोसेस होती है, जब एक बार अपन अंशों का क्या करते हैं, हरण करते हैं, और उन हरण किए गए अंशों का पुनर्निर्गमन करते हैं, और पुनर्निर्गमन पर जो अपने पास लाभ होता है या जो अपने पास जो भी चीज होती है उसको कौन से खाते में ट्रांसफर करेंगे, तो उसको करेंगे अपने कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। कौन से में करेंगे, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में इसको ट्रांसफर करेंगे।
ठीक है, कौन से में करेंगे? कैपिटल रिजर्व अकाउंट। समझ गए मेरी बात? तो पूंजी संचय खाते में या कैपिटल रिजर्व अकाउंट में इसको ट्रांसफर करना है। ठीक है, अब मेरे हिसाब से आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ गए मेरी बात? तो जब्त अंशों के पुनर्गठन पर लाभ को अपन कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। ओके, सारी बात सही है। बढ़े आगे। आगे देखो, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है जो आपके सामने स्क्रीन पे है? आपको बताना है कि भारतीय जो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत जो न्यूनतम अभिधान है वो आपको कौन सी धारा के तहत प्राप्त होता है, ये आपको बताना है ना? ये आपको बताना है फटाफट। देखो, भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत जो आपका न्यूनतम अभिधान है वो कौन सी धारा के तहत परिभाषित किया गया है? धारा 59(a) यानी 1, धारा 70(1) और धारा 65(2) या धारा 39। ये आपको बताना है ना? ये आपको बताना है कि भाई न्यूनतम अभिधान जानते हो ना? लो सब्सक्रिप्शन। जब एक कंपनी अपने अंशों का पार्षद सीमा नियमों के अंतर्गत जनता में निर्गमित करती है तो उनका कम से कम कितना प्रतिशत अभिधान होना चाहिए? 90% है वो अभिधान होना चाहिए। अगर 90% अभिधान नहीं होता है तो अगले 10 दिन में या 130 दिन में वो राशि लौटानी पड़ेगी, और अगर वो नहीं लौटाती है तो उनको 15% है वो ब्याज देना पड़ेगा, है ना? अब ये न्यूनतम अभिधान है, यानी 100% से, है ना, 100% से जो कम होगा वो आपका न्यूनतम अभिधान की कैटेगरी में आएगा। लेकिन अगर 90 तक है तो कंपनी अंशों का निर्गमन कर सकती है, लेकिन 90 से कम जैसे 89% हो गया तो कंपनी अंशों का निर्गमन नहीं करेगी, और जो राशि उन्होंने अंशों पे प्राप्त की है वो राशि उन्हें वापस अंशधारियों को लौटानी पड़ेगी। ठीक है, समझ गए मेरी बात? अब इसमें आपको बताना है कि ये न्यूनतम अभिधान है वो कौन सी धारा के तहत है। तो आपको ध्यान में रखना है कि न्यूनतम अभिधान है वो आपका धारा 39 के तहत है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 39 में आपका न्यूनतम अभिधान है वो डिफाइन किया गया है। ठीक है, ओके है, समझ गए मेरी बात? अब आपको डाउट नहीं होना चाहिए। बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन है वो आपके सामने है और फटाफट आपको इसका आंसर देना है। अपने आप को सेल्फ चेक करना है कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है, क्योंकि मैंने कोई ऐसा टॉपिक नहीं चयन किया है जो आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। आपके पाठ्यक्रम का ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कंपनी, और उसी कंपनी से रिलेटेड मैं चर्चा कर रहा हूं, तो निश्चित रूप से आपको ये सारी चीजें वो पता होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एक कंपनी के अंश प्रमाण पत्र निर्गमन हेतु अनुमति आवश्यक है। एक कंपनी के अंश प्रमाण पत्र निर्गमन हेतु अनुमति आवश्यक है। किसकी? एक संचालक मंडल के प्रस्ताव की, सामान्य सभा के प्रस्ताव की, कंपनी लॉ बोर्ड की, या केंद्र सरकार की। ये आपको बताना है ना? ये आपको बताना है कि भाई अंश प्रमाण पत्र निर्गमन के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है। अंश प्रमाण पत्र निर्गमन करती है कि भाई जिनको आपने अंश निर्गमन किया उनको प्रमाण पत्र तो देना ही पड़ेगा ना, कि भाई इतने अंश है वो आपको प्राप्त हुए हैं और उन अंशों की रेट ये है, आपको आवेदन पे ये चुकाना है, आवंटन पे ये चुकाना है, फर्स्ट कॉल पे ये चुकाना है, सेकंड कॉल पे ये चुकाना है। सारी बातें हैं वो उसमें इंक्लूड होती है। तो वो अनुमति किसकी आवश्यकता होगी? तो आपका कमेंट बॉक्स में फटाफट रिप्लाई आना चाहिए, जवाब आना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो कंपनी के अंश प्रमाण पत्र निर्गमन हेतु एक संचालक मंडल के प्रस्ताव की अनुमति की आवश्यकता होती है। तो यहां पर आपका ए है वो सही आंसर होगा। ठीक है, ए है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रमाण पत्र है वो संचालक मंडल के प्रस्ताव के द्वारा ही जारी किया जाएगा।
ठीक है, बढ़े आगे। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, फटाफट देखो, रिप्लाई करो, है ना। कि 100 रुपए का एक अंश जिस पर 80 रुपए मांगे गए, कोड ऑफ कितने हैं, 100 वाले हैं, 80 रुपए मांगे गए लेकिन 50 रुपए चुकाए गए, हरण करने का अंश पूंजी खाता डेबिट होगा, है ना। अंश पूंजी खाता डेबिट होगा। तो देखो इसमें क्या होता है, जब हरण करते हैं तो एंट्री होती है आपकी शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर, टू शेयर अलॉटमेंट अगर बकाया है तो, टू शेयर कॉल्स अगर बकाया है तो, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट अगर बकाया है तो, है ना। अब देखो इसी में देख लो कि भाई 80 रुपए मांगे गए, है ना। मांगे कितने हैं, तो ये होता है जब्त अंशों पर मांगी गई राशि। क्या होता है, जब्त अंशों पर मांगी गई राशि। तो जब्त अंश कितने भी होंगे लेकिन एक मान लेते हैं कि, तो एक पर कितने मांगे गए, 80 रुपए, ठीक है। अब इसमें अलॉटमेंट नहीं है तो अलॉटमेंट को छोड़ दें क्योंकि अलॉटमेंट इसमें नहीं दे रखा, और उस पर प्राप्त हुए टोटल, है ना, लेकिन 50 रुपए ही चुकाए गए, तो 50 चुकाए गए, तो ये होता है जब्त अंशों पर बकाया राशि। तो ये हो गया आपके 30 रुपए, और प्राप्त कितने, ये होता है जब्त अंशों पर प्राप्त राशि, तो ये 50 रुपए, है ना। अब इसमें पूछा है कि अंश पूंजी खाता डेबिट होगा 80 रुपए से, 100 रुपए से, 50 रुपए से या 30 रुपए से। तो देखो शेयर कैपिटल, अंश पूंजी खाता शेयर कैपिटल अकाउंट 80 रुपए, तो यहां पर आपका जो सही आंसर क्या होगा, 80 रुपए, 80 रुपीज है वो आपका सही आंसर होगा। अगर ये पूछ रहे कि बकाया, बकाया कितने हैं, तो बकाया है आपके 30 रुपीज। प्राप्त कितने हो गए या अनसरण खाते की राशि पूछ रहे तो वो आपके 50 रुपीज, 50 रुपए, ठीक है। हो गई बात, समझ गए सारी बात। तो ये इस तरीके से अपने को ये हल करना है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी इसका पूछे जाने की संभावना रहती है ना। बढ़िया आगे, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सामने आपके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्या कह रहा है कि भाई ऋण पत्र स्टॉक से भिन्न है, क्योंकि आपने दो चीज देखी है, एक तो होता आपका डिबेंचर और एक होता आपका डिबेंचर स्टॉक। एक तो होता डिबेंचर और एक होता है डिबेंचर स्टॉक। ये दोनों भिन्न है, कैसे, ऋण पत्र दीर्घकालीन है, स्टॉक अल्पकालीन है। ये वो स्टॉक नहीं है, ऋण पत्र स्टॉक ही है। पूर्ण प्रदत्त ऋण पत्र ही स्टॉक में बदले जाते हैं, जो फुली पेड अप डिबेंचर होते हैं वो स्टॉक में बदले जाते हैं। ऋण पत्रों को एक इकाई में निर्गमित किया जाता है, जबकि ऋण पत्र स्टॉक को अंशतः टुकड़ों में। डी, दोनों में से कोई अंतर नहीं है। बताओ, देखिए इसका आंसर कि भाई ऋण पत्र है, देखो दोनों ही, ये दीर्घकालीन है तो दोनों ही दीर्घकालीन है। पूर्ण प्रदत्त ये जरूरी नहीं है, पर ये ध्यान रखना ऋण पत्रों को एक इकाई में, है ना, ऋण पत्रों को एक इकाई, एक यूनिट में किया जाता है, जबकि स्टॉक को अंशतः यानी पार्टली इनको निर्गमन किया जाता है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। बाकी ये तीन सही नहीं है, सी है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा कि ऋण पत्रों को एक इकाई में निर्गमित किया जाता है, जबकि ऋण पत्र स्टॉक को अंशतः या पार्टली इश्यू किया जाता है। ठीक है, समझ गए मेरी बात। तो अब तो आपको डाउट नहीं है ना। तो देखो ये कुछ महत्वपूर्ण जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनकी श्रृंखला चल रही है। अभी सेशन अपन थोड़ा सा
छोटा लेके चल रहे हैं। अगर आपका सहयोग और सपोर्ट रहा तो निश्चित रूप से इस जो सीरीज है उसको अपन बढ़ाएंगे और लगातार सिलेक्टेड जो आपकी किताब में से हूबहू ऐसे छपने वाले 5000 प्लस जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपको क्लियर करवाने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि आपका सहयोग है वो जरूरी है। आप लगातार जुड़ोगे, आप पढ़ने वाले ज्यादा होंगे तो निश्चित रूप से हम अपने इस समय को भी इंक्रीज करेंगे और संख्या को भी इंक्रीज करेंगे कि भाई क्वेश्चनों की संख्या 30, 40, 50 तक भी हो, है ना। और मैराथन क्लासेस भी आपके लिए लेके आए। ये सारी चीज अगर आप चाहते हो तो जरूर हमारे साथ जुड़े, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का फायदा ले। जो भी साथी लगातार जुड़ रहे हैं उनके लिए धन्यवाद। जो जुड़ गए लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो एक बार सब्सक्राइब कर ले और साथ में सेशन को शेयर जरूर करते हुए चले, ताकि कॉमर्स के रिलेटेड जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं जो विद्यार्थी उनको बड़ा बेनिफिट हो सके। इसी आशा और विश्वास के साथ आज के सेशन में इतना ही। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।